Welcome in lecture number 14 of industrial engineering. Today we are in unit 2, that is project management, and today's topic is project network analysis by critical path method. Myself Sanjay Tiwari, and I am working as associate professor in BN College of Engineering and Technology, लखनऊ. तो आइए अपने सब्जेक्ट में चलते हैं. प्रोजेक्ट नेटवर्क एनालिसिस. पहले हम बात कर देंगे कि व्हाट इज प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट किसे कहते हैं. आप लोग अपने बीटेक के फाइनल ईयर में भी एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, और वो प्रोजेक्ट आप 7th सेमेस्टर के स्टार्टिंग में स्टार्ट कर और 8th सेमेस्टर के लास्ट तक आप ले जाते हैं. मीन्स उसमें 2 सेमेस्टर नियर अबाउट 8 और 9 मंथ लगाते हैं. कुछ रिसोर्सेज लगाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं. सबसे पहली एक्टिविटी क्या होती है उसमें, अपने एक आइडिया जनरेट करने की एक्टिविटी. आप 2 या 3 डेज़ लेते हैं, 4 डेज़ लेते हैं और एक आइडिया जनरेट करते हैं. उसके बाद आप उसमें जाते हैं तो कुछ लिटरेचर रिव्यू करते हैं कि उस आइडिया पे पहले कितना काम हो चुका है, क्या काम बाकी है, कितना हम कुछ नया इनोवेट क्या कर सकते हैं. दूसरी एक्टिविटी हो गई. फिर डिज़ाइन करते हैं, कुछ ड्राइंग करते हैं, कुछ कैलकुलेशंस करते हैं. इस टाइप की 3-4 एक्टिविटी हो गई. फिर आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं. रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद फैब्रिकेशन करते हैं. फिर टेस्टिंग करते हैं, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बना उसकी टेस्टिंग करते हैं. रिजल्ट्स को नोट डाउन करके उसकी एनालिसिस करते हैं और कुछ कंक्लूजन निकाल के दे पाते हैं कि मैंने ये आइडिया लिया था, इस आइडिया से ये प्रोडक्ट बनाया, इसकी ये टेस्टिंग है, एनालिसिस है. तो इसको आप कहते हैं प्रोजेक्ट. ऐसे ही लाइफ में बहुत सारे काम, कोई भी काम जो जिसमें कुछ टाइम कंज्यूम हो रहा है और कुछ कई सारे काम, कई सारी एक्टिविटी, कई सारे टास्क उसमें हो रहे हैं, उसको भी आप प्रोजेक्ट कह सकते हैं. मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट माता जी बनाती हैं, वो भी एक प्रोजेक्ट है, मॉर्निंग का प्रोजेक्ट है ना. अगर आपके घर पे कोई इवेंट है, आप इवेंट को मैनेज कर रहे हैं, तो इवेंट भी एक तरह का प्रोजेक्ट है. इट मीन्स प्रोजेक्ट हमारे लाइफ के हर पार्ट में है. इस जो टॉपिक को हम अपने लाइफ के किसी भी पार्ट में यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना. तो बहरहाल इसको अगर हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वहाँ भी एक प्रोजेक्ट है. उसमें 2 ईयर्स लगेगा, 5 ईयर्स लगेगा, 10 ईयर्स लगेगा, जो भी लग सकता है. बहुत सारे एक्टिविटीज़, बहुत सारे मैन पावर, एनर्जी, मनी, मटेरियल उसमें इन्वॉल्व होंगे. तो इट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट, है ना. तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि व्हाट इज प्रोजेक्ट, तो आप इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट कॉन्सिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर इंटर रिलेटेड. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. एक्टिविटी तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आपस में इंटर रिलेटेड नहीं हुए तो वो प्रोजेक्ट कभी अपने ऑब्जेक्टिव को पहुँच नहीं पाएगा, है ना. कि कोई भी काम, अगर जो भी एक्टिविटीज़ में हो रही हैं, उनका आपस में इंटर रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है और एक डायरेक्शन में होना बहुत ज़रूरी है ना. तो प्रोजेक्ट consist of n number of activities, multiple activities which are interrelated to each other and are to be executed in their order to complete the project. सभी एक्टिविटीज़ आपस में इंटररिलेटेड हों और वो ऐसे हों कि वो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. मीन्स अगर आपको एक घर बनाना है तो उसमें पहले फाउंडेशन बनाएंगे, फिर कॉलम खड़े करेंगे, दीवार खड़ी करेंगे, फिर ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे. ऐसा नहीं करेंगे कि आज दीवार खड़ी करके कल उसको गिरा के पीछे आ गए. टूवर्ड्स द डायरेक्शन, टूवर्ड्स कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट की तरफ आप आगे बढ़ेंगे. तो इसी को कह रहे हैं प्रोजेक्ट. तो इट मीन्स प्रोजेक्ट कोई एक एक्टिविटी नहीं है, इट इज ए सेट ऑफ एक्टिविटीज. ठीक है. तो जैसे हम कोई चीज़ बनाते हैं, अभी किसी को मान लीजिए पेन बनाना चाह रहे हैं, तो इस पेन की डिजाइनिंग करेंगे, फिर ड्राइंग करेंगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. तो 3 एक्टिविटीज़ हैं विच आर इंटररिलेटेड और आगे की तरफ बढ़ रही हैं. ठीक है. इसी को कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट. दैट नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज एक्टिविटी. एक्टिविटी मीन्स एनी टास्क और वर्क विच कंज्यूम रिसोर्स एंड टाइम. उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जो भी 1 by 1 उसको हम अगर ब्रेक कर दें, तो ब्रेक करने के बाद जो भी काम हम उसमें कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम होगा एंड कुछ ना कुछ रिसोर्सेज कंज्यूम होंगे. तो उसी को हम कहेंगे एक्टिविटी. ऐसा एग्जांपल ले, यहाँ आपने कहा डिजाइन, ड्राइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग 3 एक्टिविटीज है. तो डिजाइन में कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम होगा, कुछ ना कुछ मटेरियल भी कंज्यूम होगा, मैन पावर कंज्यूम होगा. तो डिजाइन इज ए एक्टिविटी, ड्राइंग इज ए एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग इज ए एक्टिविटी. और कंप्लीट की बात कर लें तो कहेंगे दिस इज ए प्रोजेक्ट, है ना. अच्छा, इसी में से कुछ एक्टिविटी हम एक साथ पैरेलल चला सकते हैं
और कुछ एक्टिविटी का सीरीज में चलाना जरूरी है। जैसे सपोज दैट अगर आपको एक बिल्डिंग के लिए प्लान कर रहे हैं, तो अगर आज आपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, आज जाके उस लैंड पे भूमि पूजन किया आपने, उसके बाद क्या करेंगे, आपने कुछ लेबर्स को लगा दिया फाउंडेशन पे कि आप उसको जेसीबी लगा के उसको लैंड को कहते हैं गड्ढा बनाइए, जिससे कि कॉलम और फाउंडेशन बना सके। लेकिन उसी समय पहले ही आपने जो उसका कंक्रीट, सीमेंट, मोरंग और स्टील के लिए भी कुछ लोगों को ऑर्डर दे दिया कि आप जाके वो लेके आइए। इट मीन्स दो एक्टिविटीज साथ चल रही हैं, है ना। लेकिन अगर कहा जाए कि आपसे खिड़की दरवाजे लगा दीजिए, तो खिड़की दरवाजे अभी उस पर लग नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सीरीज में चलने हैं। पहले फाउंडेशन बनेगा, वॉल बनेगी, उसके ऊपर फिर विंडो एंड डोर्स का इंस्टॉलमेंट होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से सीरीज में भी हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं, ठीक। तो जैसे अब यहां बात करें एक एक्टिविटी की, इसका एग्जाम्पल देखें। यहाँ पे हम हमेशा एक एक्टिविटी को एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। एरो मीन्स एक्टिविटी। सपोज दैट दिस इज द ए एक्टिविटी। ए एक्टिविटी कुछ भी हो सकता है, डिजाइन हो सकती है, ड्राइंग हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, किसी चीज की परचेजिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इस हर एक्टिविटी का एक स्टार्ट पॉइंट होगा और उसके बाद एक उसका एंड पॉइंट होगा। आपने अपने प्रोजेक्ट में आइडिया क्रिएट करने का एक टाइम लिया कि आज मैंने सोचा, और 2, 3, 4 डेज हमने लिया। तो टुडे, आज तारीख क्या हुई, आज तारीख 10 है, 10/5 है, और 5 डेज का 15/5 तक आपने आइडिया क्रिएट कर लिया। तो एक स्टार्ट पॉइंट और एक टेल पॉइंट कहते हैं, एंड पॉइंट होगा। स्टार्ट पॉइंट को हम टेल कहेंगे और इसको हेड कहेंगे। इवेंट का मतलब क्या हुआ, इवेंट, और कई बार इसको हम नोड भी कहते हैं। इवेंट एंड नोड सेम चीजें हैं। इवेंट और नोड को ऐसे समझें कि वो पल, जिस टाइम पे, वो क्षण, वो मोमेंट, है ना, जिस पर कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट होगी और एंड होगी, उसे हम क्या कहेंगे कि दैट इज इवेंट और नोड, ठीक है। एक्टिविटी को लाइन से डिफाइन करेंगे, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतनी लंबी लाइन बनाएंगे, लेकिन उसका स्टार्ट पॉइंट आई एंड एंड पॉइंट जे होगा। यहां पे हम टाइम लिख सकते हैं घंटे मिनट में, यहां पे डेज लिख सकते हैं, वीक लिख सकते हैं, ईयर लिख सकते हैं। इस तरीके से बात हो रही है। और क्योंकि हमेशा जो एंड किसी एक्टिविटी का एंड टाइम होगा वो स्टार्ट टाइम से आगे ही होगा, दैट्स व्हाई जे विल बी ग्रेटर देन आई ऑलवेज, ठीक है। अच्छा, कई बार हम अभी जब एनालिसिस करने चलेंगे तो ऐसी कुछ मजबूरियां आएंगी कि जहां पे हमें डमी एक्टिविटी यूज करना पड़ेगा। अभी डमी एक्टिविटी का जरा मतलब समझें। वैसे तो किसी भी एक्टिविटी को एक्टिविटी तभी कहेंगे जब उसमें कोई रिसोर्स यूज हो, मैन, मशीन, मटेरियल, टाइम, कुछ भी यूज हो जाए तो उसे हम कहेंगे एक्टिविटी। लेकिन ऐसी एक्टिविटी जिसमें उसमें से कुछ भी यूज ना हो, ना कोई रिसोर्स यूज हो, ना ही कोई टाइम यूज हो, तो ऐसी एक्टिविटी तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। ये तो कल्पना है, काल्पनिक है। दैट्स व्हाई डमी एक्टिविटी इज ए इमेजिनरी एक्टिविटी विच कंज्यूम नो रिसोर्स एंड नो टाइम। ना तो टाइम उसमें कंज्यूम होगा, और इसका यूज हमें रियल में तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन एनालिसिस करते समय बिना इसके कई बार हमारे जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं वो रेडी नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए एनालिसिस करते समय इसका हम यूज करेंगे। सो व्हाट आर द रूल्स। अच्छा, नेक्स्ट बात हुई कहते प्रोजेक्ट की। अब बात करते हैं नेटवर्क की। नेटवर्क मतलब क्या है कि जो एक्टिविटीज हुई हैं, सपोज दैट किसी बिल्डिंग को बनाने में 1000 एक्टिविटीज हुई, तो वो 1000 एक्टिविटी आपस में इंटर रिलेटेड है। तो अगर उनका हम एक नेटवर्क डायग्राम पेपर पे बना सके कि ये ऑल दीज 1000 एक्टिविटीज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर इन दिस मैनर, और वो सब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है, और अगर इस नेटवर्क को देखा जाए तो प्रोडक्ट का जो प्रोजेक्ट है उसका स्टार्ट और उसका एंड साफ साफ दिखाई पड़ रहा है ना। तो उसी को हम बोलेंगे नेटवर्क। अगला प्रोसेस क्या है कि इस नेटवर्क को एनालाइज कैसे करेंगे। उस एनालाइज करने के दो मेथड हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। जिसमें पहला मेथड है क्रिटिकल पाथ मेथड। इसकी बात हम अगले 2-3 लेक्चर्स में करने वाले हैं, ठीक है। तो अब जरा देखें कि हाउ टू ड्रॉ द नेटवर्क। उसके लिए कुछ फंडामेंटल रूल्स फॉलो करेंगे जिससे कि वो इजिली बन जाए। अदरवाइज नेटवर्क को बनना, उनका एक्टिविटीज का इंटर रिलेशन को दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ रूल्स हैं। देयर शुड बी सिंगल एरो फॉर एवरी एक्टिविटी। हर एक्टिविटी का एक ही एरो होना चाहिए। अगर कोई एक्टिविटी बी है तो बी का एक ही एरो होगा। मान ली दूसरी एक्टिविटी कोई इसके बाद आगे आती है तो वहां दोबारा से बी नहीं लिख सकते, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। एक एक्टिविटी का एक ही एरो होगा। नेक्स्ट, एवरी एक्टिविटी शुड हैव स्टार्ट एंड एंड। नो डाउट, कोई भी एक्टिविटी होगी, रिसोर्स टाइम कंज्यूम होगा, तो एक स्टार्ट टाइम होना जरूरी है और एंड टाइम होना जरूरी है। ये इसका स्टार्ट टाइम आई से लिखेंगे, एंड टाइम को जे से लिखेंगे। 1, 2,
3 4 इस तरीके से यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट शुड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। हमेशा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा कहीं पे, कहीं स्टार्ट होगा और कहीं एंड होगा। तो जितनी भी एक्टिविटी है उन सब का डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड की तरफ होना चाहिए। इसी बीच में सारे के सारे प्रोजेक्ट, सारी एक्टिविटी आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले दीवार को बनाया, आगे बढ़े, फिर गिरा दिया, पीछे आ गए, तो फिर तो कभी प्रोजेक्ट तो कंप्लीट नहीं होने वाला। ठीक है। एंड प्रोजेक्ट शुड हैव, देयर शुड बी नो लूपिंग अलाउड इन द नेटवर्क। लूपिंग का मतलब वही कि लूप नहीं कर सकते कि आपने कोई एक्टिविटी आगे गए फिर पीछे लाके यहां आ गए, ये अलाउड नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो भी क्या कभी प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? लूप बन जाएगा, इनफाइनाइट टाइम के लिए चलता रहेगा। आज आप दीवार बनाएंगे, कल गिराएंगे, फिर बनाएंगे, फिर गिराएंगे, कभी वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो नेटवर्क में इस टाइप का डायग्राम नहीं आना चाहिए। एंड व्हाट नेक्स्ट, देयर शुड बी नो डैंगलिंग इन द प्रोजेक्ट नेटवर्क। डैंगलिंग का मतलब क्या होता है? किसी सिस्टम से बाहर अलग हो जाना। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने नेटवर्क बनाया और कोई ये नेटवर्क बनाया, कोई एक्टिविटी बाहर की तरफ, मान लीजिए जी एक्टिविटी बाहर की तरफ है, ये एंड से कहीं लिंक ही नहीं हो रही है, तो इस एक्टिविटी का प्रोजेक्ट में क्या रोल हुआ? कोई रोल नहीं हुआ। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो नेटवर्क से बाहर कोई एक्टिविटी अलग नहीं दिखनी चाहिए। हर एक्टिविटी को कन्वर्ज होके एंड की तरफ बढ़ना है, ये डैंगलिंग हुआ, ये अलाउड नहीं है। हाँ, एक एक्टिविटी यहीं पे हमें हो सकता है कि डमी एक्टिविटी यूज करना पड़ जाए कि लो भाई डमी एक्टिविटी लगा दिया, अब ये डैंगलिंग की केस नहीं बना। ठीक है। नेक्स्ट है कि डमी एक्टिविटी कैन बी यूज टू सेटिस्फाई द प्रीडिसेसर रिलेशनशिप। व्हाट इज प्रीडिसेसर? प्रीडिसेसर का मतलब ये है कि किसी एक्टिविटी के ठीक जस्ट पहले वाली एक्टिविटी कौन सी है, ठीक जस्ट पहले वाली एक्टिविटी कौन सी है। जैसे कि अगर आप में कहते हैं बिल्डिंग बनानी है, कॉलम खड़ा करना है, तो कॉलम खड़ा करने के ठीक पहले की एक्टिविटी कि जमीन में एक गड्ढा बनाना है ना, तो वो एक उसी को कह रहे हैं कि दैट इज द प्रीडिसेसर एक्टिविटी जस्ट बिफोर। ठीक है। अब इस रूल्स की हेल्प से हम कोशिश करते हैं कि कुछ एक एग्जांपल के साथ एक नेटवर्क को बनाने की कोशिश करें। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर नेटवर्क सही नहीं बना तो फिर प्रॉब्लम आएगी, न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स को हम सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। जैसे प्रॉब्लम यह है कि कंस्ट्रक्ट ए नेटवर्क फॉर द प्रोजेक्ट व्हिच एक्टिविटी एंड देयर प्रेसिडेंस रिलेशनशिप्स आर एज गिवन इन टेबल। ये टेबल दिया गया है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के तक एक्टिविटी है। के एक्टिविटी, इतनी एक्टिविटी अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं दिए गए सीक्वेंस में, तो हमारा वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, वो चाहे कंस्ट्रक्शन का हो या एनीथिंग, है ना। तो ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसका हमें नेटवर्क बनाने की बात किया गया है। जो हमने प्रीवियस स्लाइड में कुछ रूल्स को देखे हैं, इन्हीं रूल्स को मद्देनजर रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि ये बन जाए। ठीक है। सो यहां से चार्ट को समझे, चार्ट क्या कहना चाह रहा है। वी हैव ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एक्टिविटी। अगर हम ए एक्टिविटी को देखें तो इसका इमीडिएट प्रीडेसेसर कोई नहीं है। इसका मतलब क्या है? ए एक्टिविटी को स्टार्ट होने से पहले किसी और एक्टिविटी को स्टार्ट या एंड होने की जरूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, अलग से शुरू हो सकता है ना, स्टार्ट हो सकता है ना। सिमिलरली बी एक्टिविटी को भी किसी की जरूरत नहीं है, सी को भी किसी की जरूरत नहीं है। मीन्स ये तीनों एक्टिविटी के पहले कि कोई मजबूरी नहीं है कि जब ये काम खत्म होगा तब ए शुरू होगा, जब ये काम खत्म होगा तब बी शुरू होगा, जब एक्स काम खत्म होगा तो सी शुरू होगा। जैसे आपने भूमि पूजन करने के बाद, मैंने कहा ना कि आप कहते हैं फाउंडेशन के लिए गड्ढा भी खोद सकते हैं, रॉ मटेरियल की परचेजिंग भी कर सकते हैं, दोनों एक्टिविटी आपस में डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है ना। तो वो तीनों काम एक साथ हो सकते हैं। मतलब ए बी सी तीनों एक्टिविटी एट ए पॉइंट, एक सिंगल टाइम पे सिंगल डे स्टार्ट हो सकती है ना। लेकिन डी एक्टिविटी के लिए क्या है? डी एक्टिविटी को हम तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक ए एक्टिविटी कंप्लीट ना हो जाए, बिकॉज डी का जो प्रीडिसेसर है वो ए है ना। जस्ट बिफोर ए का कंप्लीट होना कंपलसरी है। ई के लिए सी का जस्ट बिफोर, ध्यान रखने वाली बात है, जस्ट बिफोर, पहले कभी नहीं कि पहले ए हो चुका है इसलिए कर सकते हैं, जस्ट बिफोर कंप्लीट होना जरूरी है। ऐसे ही एफ के लिए बी डी एंड सो ऑन आप देख सकते हैं। तो जब देखें, कोशिश करते हैं बनाने की, तो ए बी सी का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है, इसलिए इसको हम एक साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कुछ बना रखा है कि फर्स्ट डे, आज ये फर्स्ट डे हमने एक्टिविटी शुरू किया। जब शुरू किया तो ए बी सी तीनों एक साथ शुरू कर लिए, क्योंकि इनके लिए किसी भी तरीके का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपने कहा कि ए एक्टिविटी को हमने स्टार्ट किया,
ये दिस एक्टिविटी इज ए, ठीक है। अब इसमें टाइम नहीं दिया गया है कि ए एक्टिविटी को होने में टाइम कितना लगेगा। जब टाइम मिल जाएगा तब हम क्रिटिकल पाथ मेथड की एनालिसिस करेंगे, अभी सिर्फ नेटवर्क डायग्राम पे फोकस्ड है, ठीक है। तो ए एक्टिविटी हो गया। सिमिलरली दिस एक्टिविटी इज नोन एज बी एक्टिविटी एंड दिस एक्टिविटी इज नोन एज सी एक्टिविटी। इसको हम नाम दे देते हैं 1 2 एंड 1 3 एंड 1 4। इट मीन्स चाहे एक्टिविटी 1 2 कहें चाहे एक्टिविटी ए कहें, एक ही बात है। इस तरीके से हो गया। तो ये तीनों कई काम तो हो गया। अब नेक्स्ट डी एक्टिविटी की बात करें अगर, तो डी एक्टिविटी तभी स्टार्ट हो सकता है जबकि ए एक्टिविटी इंड हो जाए। तो ए एक्टिविटी इंड हुआ 2 नोट पे, तो डी एक्टिविटी है स्टार्ट होगा। तो डी एक्टिविटी हम स्टार्ट कर सकते हैं। डी के लिए केवल हमने डी एक्टिविटी स्टार्ट कर लिया, ये डी एक्टिविटी हुआ 4, इसको हमने कहा 5। सिमिलरली ई एक्टिविटी को स्टार्ट होने के लिए सी एक्टिविटी का एंड होना जरूरी है, तो हमने सी एक्टिविटी को स्टार्ट किया। ई एक्टिविटी, और 5 इससे हमने कहा 6 ए का हो गया। फिर एफ की बात करें, एफ एक्टिविटी को स्टार्ट होने के लिए बी और डी का दोनों का कंप्लीट होना जरूरी है। अच्छा, एक बात मुझे यहाँ और कहना है कि जब आप नेटवर्क डायग्राम बना रहे हो तो पेन का यूज ना करें, आपको इरेजर एंड पेंसिल का यूज करना है, क्योंकि कई बार डायग्राम को चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, एफ को कंप्लीट होने के लिए बी का और डी का कंप्लीट होना जरूरी है। अब कोई एफ एक्टिविटी सपोज दैट ये है, इसके लिए बी और डी का दोनों होना जरूरी है। इट मीन्स एफ का स्टार्ट पॉइंट एंड बी और डी का एंड पॉइंट एक जगह होना चाहिए था, है ना। तो इसका मतलब हमें ये जो इस डायग्राम में कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ, इरेज नहीं कर पाऊँगा। तो ये डायग्राम हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए था कि ये बी और ये डी, दिस एक्टिविटी इज डी, बी एंड डी, बी और डी दोनों का साथ होना जरूरी है। तो बी एक्टिविटी और डी, इन दोनों को बी और डी ये यहाँ पे ले आएंगे डी को। तो अब क्या दिख रहा है कि हमारा बी और डी एक्टिविटी एक साथ यहाँ एंड हो गया, और उसके बाद हम एफ एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये हमारी एफ एक्टिविटी है ना। तो 1 2 3 4, इसको हम कह देंगे 5, और ये हो गया 6। इस तरीके का कुछ इरेज करना पड़ेगा आपको, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आफ्टर दैट अगर जी की बात करें तो जी को स्टार्ट होने के लिए बी एंड डी का होना ज़रूरी है। तो बी और डी यहाँ पे एंड हो रहा है, यहीं से एक और स्टार्ट हो सकता है, इसको कह रहे हैं जी, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 आ गया जी। ऐसे ही एच को स्टार्ट होने के लिए ई और एफ का कंप्लीट होना ज़रूरी है, ई और एफ। तो इसका मतलब इसको और इसको एक साथ होना पड़ेगा, तब जाके एफ यहाँ से स्टार्ट हो, एच आपका स्टार्ट हो पाएगा। मैं यहाँ इरेज नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मुश्किल है। ऐसे ही आई को स्टार्ट होने के लिए ए का स्टार्ट होना ज़रूरी है। तो एक आई एक्टिविटी है जिसके स्टार्ट होने के लिए यहाँ से आई एक्टिविटी है ना, यहाँ पे स्टार्ट होना ज़रूरी है, ए का एंड होना ज़रूरी है। सिमिलरली जे के लिए जी का और एच का स्टार्ट होना एंड होना ज़रूरी है, एंड के लिए ई एफ का। तो इस तरीके से बनाएंगे। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो फाइनल डायग्राम बन के आ रहा है वो मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे सपोज दैट ये है, सेम प्रॉब्लम को अगर यहाँ देखा जाए तो इस डायग्राम में सभी कंडीशंस फुल हो रही हैं। जैसे आपने ए बी सी यहाँ स्टार्ट कर लिया, ए बी सी स्टार्ट कर लिया। आफ्टर दैट डी को स्टार्ट होने के लिए ए का एंड होना ज़रूरी है, ए यहाँ पे एंड हो गया, डी स्टार्ट हो गया। आफ्टर दैट एफ को स्टार्ट होने के लिए बी और डी का होना ज़रूरी है, एफ को स्टार्ट होने के लिए बी का और डी का एंड होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे बी एंड डी एंड हो गया। एंड सिमिलरली आप सारे कंडीशंस देखें तो 2-4 इटरेशन के बाद जब आप इरेज करेंगे फिर से बनाएंगे, इरेज करेंगे फिर से बनाएंगे, तो इस टाइप का आपका एक डायग्राम बन के रेडी होगा। इसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा एक टीडियस जॉब है, और लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे ये नेटवर्क डायग्राम बन पाएगा। तो अब आप देखें ना कि प्रोजेक्ट में कितनी एक्टिविटी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक्टिविटीज़ इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट का एक स्टार्ट पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है,
और ये सारे के सारे एक्टिविटी आपस में इंटर रिलेटेड हैं और उनके बीच का जो इंटर रिलेशन इस चार्ट से जो हमें कुछ समझ में आ रहा था वो ज़्यादा क्लियरली सामने आ रहा है विद दिस नेटवर्क डायग्राम। इसी को हम कह रहे हैं नेटवर्क डायग्राम। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है कि सपोज दैट अभी इसमें टाइम का फैक्टर नहीं है, तो ये सारा का सारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसके बीच में कुछ टाइम होगा। सपोज दैट ये प्रोजेक्ट किसी ब्रिज को बनाने का है, अब उस ब्रिज का जो टाइम दिया गया है दैट इज़ 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स में सारी एक्टिविटी होनी है। तो नो डाउट यहाँ तक हो सकता है कि कुछ एक्टिविटी 1 साल में होंगी, फिर अगले नेक्स्ट ईयर होंगी, फिर नेक्स्ट ईयर होंगी। हमें इस नेटवर्क के माध्यम से उस पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना है। अब अगला काम क्या होगा इसमें कि हाउ टू एनालाइज, कैसे एनालाइज करें, तो हम यहाँ क्रिटिकल पाथ मेथड की बात करेंगे। क्रिटिकल पाथ मेथड का मतलब क्या है? हम जरा ये समझें कि इसमें वो कौन सा पाथ है। 1 से लेकर 7 तक पहुँचने के आपको बहुत सारे पाथ दिखाई पड़ सकते हैं। जैसे एक पाथ की बात करें तो 1 से 2 पे गए, 2 से 4 पे आए, 4 से 6 पे गए, 6 से 7 पे चले गए। ऐसा भी हो सकता है कि 1 से 2 पे गए, 2 से 4 पे, 4 से 5 पे, 5 से 7 पे। इस तरीके से बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, है ना। लेकिन क्रिटिकल पाथ किसे कहेंगे? वो पाथ जिस पर हम किसी भी तरह का कोई भी डिले अलाउ नहीं कर सकते। अगर कोई डिले अलाउ नहीं कर सकते तो वही हमारा क्रिटिकल पाथ होगा, है ना। अभी आगे देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में एक न्यूमेरिकल के साथ देखेंगे कि कैसे पता करेंगे कहाँ डिले अलाउ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। तो हमें इसी में से कोई ऐसा पाथ मिल जाएगा कि उसे हम कहेंगे क्रिटिकल पाथ। अभी देखेंगे कैसे निकालेंगे। उस क्रिटिकल पाथ पे आने वाले सभी एक्टिविटी हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी होंगी। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, अगर हमने ये एग्जाम्पल लिया कि सपोज दैट हमारा क्रिटिकल पाथ ये निकल के आया, कुछ ऐसे करके निकल के आया कि हम ऐसे पहुँचेंगे। तो B, F, H एंड J, अगर इफ़ दिस इज़ द क्रिटिकल पाथ ऑफ दिस नेटवर्क, ये तब निकाल पाएंगे जब टाइम दिया जाएगा। ऐसा अगर आया, ये आ गया, तो इस पाथ पर मिलने वाले सभी एक्टिविटीज़ हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी होंगी। मीन्स पूरे मैनेजमेंट का जो फोकस रहेगा वो B एक्टिविटी पे, F एक्टिविटी पे, H एक्टिविटी पे एंड J एक्टिविटी पे रहेगा। इसमें किसी भी तरह का कोई भी डिले पॉसिबल नहीं है। सारे रिसोर्स के यहाँ रखेंगे। अच्छा, बाकी एक्टिविटी में क्या है? बाकी एक्टिविटी में कुछ डिले हम कर सकते हैं, जिसको टेक्निकल वर्ड में हम लोग स्लैक कहेंगे। यहाँ पे कुछ स्लैक्स अलाउड हैं, मतलब इस ए एक्टिविटी को थोड़ा सा बाद में भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन बी एक्टिविटी को स्टार्ट करना पड़ेगा 1 पे ही। ए एक्टिविटी का कुछ टाइम ड्यूरेशन ऐसा मिलेगा कि इसको चाहें तो हम 1 दिन के बाद भी शुरू कर सकते हैं, या 1 दिन अगर 1 पे शुरू कर देंगे तो 1 दिन टाइम यहाँ मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो जिन एक्टिविटी में स्लैक अवेलेबल है, डिले कैन बी अलाउड, तो वहाँ का जो रिसोर्स है, मैन पावर है, मनी है, मटेरियल है, उसको हम यहाँ इंगेज कर सकते हैं, दूसरी एक्टिविटी में इंगेज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट को, पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए इस क्रिटिकल मेथड को हम लोग करेंगे, है ना। क्रिटिकल पाथ मेथड को देखेंगे। तो यहाँ मैंने बताने की कोशिश किया कि ऑब्जेक्टिव क्या है क्रिटिकल पाथ मेथड का। आइए ज़रा दूसरे एग्जाम्पल से इस बात को देखा जाए। पहले समझें कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। तो नेटवर्क एनालिसिस क्या करता है? इट शो द इंटर रिलेशन ऑफ द एक्टिविटीज़, मिनिमाइज टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, मिनिमाइज टोटल टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, मिनिमाइज आइडल रिसोर्सेज, मिनिमाइज डिले ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोवाइड अप टू डेट स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट। इस तरह की ये सारी की सारी जो हमारी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमारा ये काम करेगा। अच्छा, इसके लिमिटेशंस भी कुछ हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी। तो क्या लिमिटेशंस है? इट इज़ इफेक्टिव, इट्स इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन हाउ वेल इट यूज्ड बाय द मैनेजमेंट। इसको जो नेटवर्क डायग्राम बनाया था उसको कितनी प्रॉपरली मैनेजमेंट मॉनिटर करता है, डे टू डे बेसिस पे, वीक टू वीक बेसिस पे, मंथ टू मंथ बेसिस पे, तभी ये वर्कआउट हो पाएगा। नेटवर्क डायग्राम बना के 2 साल के लिए अलमारी में बंद कर दिया तो इसका कोई बहुत यूज नहीं है। एंड इट्स एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द एस्टिमेशन ऑफ द डाटा यूज्ड इन नेटवर्क। जो भी इसकी एक्यूरेसी होगी उसमें ये डाटा जरूर होना चाहिए, किसी एक्टिविटी को होने में कितना टाइम लगेगा। एक्चुअली क्या है, ये भी तो डाटा हम फोरकास्ट ही कर रहे हैं कि दीवार को बनने में 10 दिन में बन जाएगा। अब ये 10 डेज जिसने कहा है कि वॉल को बनने में लगेगा, ये अगर एक्यूरेट नहीं है, 10 दिन का 15 दिन लग गया तो फिर डिले पॉसिबल है ना। इट इज़ यूजफुल ओनली इफ इट इज़ अपडेटेड रेगुलरली एंड करेक्टिव एक्शन आर टेकन।
कभी लग रहा है कि ये वाला एक्टिविटी डिले हो रही है, इसमें काम स्लो हो रहा है, इसमें ज़्यादा मैन पावर चाहिए, तो जिस एक्टिविटी के लोग फ्री हैं, आइडल हैं, डिले पॉसिबल था, वहाँ से लगा के यहाँ कर दिया जाए। इट मीन्स नेटवर्क डायग्राम को साइट पर, जो आपका प्रोजेक्ट साइट है वहाँ पर रखना पड़ेगा एंड डेली बेसिस पे उसको मॉनिटर करना पड़ेगा हर एक्टिविटी को, तभी ये काम कर पाएगा। ज़रा देखें दूसरे एग्जाम्पल को। यहाँ पे हमने टाइम भी लिया है। इस प्रॉब्लम को हम लोग क्रिटिकल पाथ मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि हमारे पास ABCDEFG ये टाइम अवेलेबल है ना, ये एक्टिविटीज़ हैं, इनके प्रेसिडेंस डायग्राम्स हैं, प्रेसिडेंस एक्टिविटीज़ हैं कि A B को होने के लिए कोई भी प्रेसिडेंस नहीं है, स्टार्ट कर सकते हैं एक साथ ही, एंड C के लिए A एंड B का कंप्लीट होना ज़रूरी है। और A एक्टिविटी में 3 वीक लगने वाला है, B में 5 वीक, ये इनका ड्यूरेशन दिया गया है, ये इनका ड्यूरेशन दिया गया है। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये पता करना है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमें क्रिटिकल पाथ मेथड से ये डिटेल मिलेगा, है ना। जरा देखें यहाँ पे पहला का एक्टिविटी क्या होगा, फर्स्ट वी विल मेक द नेटवर्क डायग्राम फॉर दीज एक्टिविटीज़। तो ABCDEFG के लिए ये नेटवर्क डायग्राम मैंने पहले से बना के रख दिया है ना। यहाँ देखें सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। A एंड B को हमने एक साथ स्टार्ट कर लिया, यहाँ पे A एंड B एक साथ स्टार्ट हो गए। आफ्टर दैट C की बात करते हैं, तो C एक्टिविटी को स्टार्ट होने के लिए A और B का होना ज़रूरी है। C एक्टिविटी को स्टार्ट होने के लिए A और B का होना ज़रूरी है, लेकिन A B को आपस में मैच नहीं कर सकते थे, मिला नहीं सकते थे, तो इसलिए यहाँ पे जो ग्रीन से बनाया गया है, दिस इज़ द डमी एक्टिविटी, और यहाँ पे 0 रिसोर्सेज 0 टाइम इन्वॉल्व हो रहा है। डमी एक्टिविटी बनाने की मजबूरी हुई, बिना डमी एक्टिविटी के इस नेटवर्क को हम बना नहीं पाएंगे। एंड यहाँ देखें डी एक्टिविटी को स्टार्ट होने के लिए एक्टिविटी ए का होना ज़रूरी है, तो डी के लिए ई दिख रहा है। ई के लिए, ई एक्टिविटी के लिए डी और सी का होना कंप्लीट ज़रूरी है, तो ये भी सही है। एफ के लिए ए का कंप्लीट ज़रूरी, ये भी सही है। एंड जी के लिए बी का होना ज़रूरी है, तो ये भी सही है। इस टाइप से हमारे पास नेटवर्क डायग्राम बनकर रेडी हो गया। एंड हमने क्या रखा है, हर एक्टिविटी के आगे उसका टाइम ड्यूरेशन, ए के बगल में 3 ये दिख रखा है। अब हम क्रिटिकल पाथ फॉलो करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, और क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करने के बाद उस क्रिटिकल पाथ पे लगने वाला टाइम जब निकाल पाएंगे तो मालूम चलेगा कि ये प्रोजेक्ट में कुल कितना टाइम लगने वाला है, इस प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या होगा। और आफ्टर दैट फिर इंडिविजुअल एक्टिविटी का स्लैक्स निकालेंगे कि किस एक्टिविटी को कितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, कितना लेट स्टार्ट कर सकते हैं, और उस लेट और अर्ली के बीच का जो गैप है उस स्लैक निकाल के देखेंगे कि कौन सी एक्टिविटी के बीच में कितना रिसोर्स कहीं और यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप का वर्क होगा, ये करीब नेक्स्ट 2 और 3 लेक्चर्स में हम इसको टेक करेंगे, लेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।